नमस्कार। अर्थ सत्य के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर मार्केट में आए आईपीओस के बाढ़ की। आज भारत में लगभग 13 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, जिनमें से 9 करोड़ कोरोना आने के बाद खोले गए हैं। 2010 के बाद के दशक से बैंकों के एफडी रेट्स घटे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगारी बढ़ी है और पैसा बचाने और आमदनी बढ़ाने की इच्छा, आकांक्षा, मजबूरी या लालसा बड़ी ही है। और इसी के साथ दशक दशक के अंत में आया कोरोना। कोरोना के साथ आया अकेलापन, डर, आर्थिक चिंताएं, आर्थिक विषमताएं और हाथ में आया मोबाइल फोन। इन सब ने मिलजुल कर भारतीयों को स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित किया, क्योंकि हमारे आसपास का मीडिया, विभिन्न एप्स, विभिन्न एक्सपर्ट्स हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि स्टॉक मार्केट कामधेनु और कल्पतरु का मिला जुला मॉडर्न स्वरूप है। यदि आप स्टॉक मार्केट में नहीं हैं, तो आप जमाने से कहीं पिछड़ रहे हैं। बात सही भी है। स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश पैसे बनाता है, पर निवेश एक सोच समझ के लिया गया निर्णय होता है। निवेश जुआ नहीं होता। किसी और की लच्छेदार बातों में आकर लिया गया कदम भी निवेश का निर्णय नहीं होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, देर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। यदि आपको कोई मुफ्त में सलाह भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उसमें जरूर है। आपका है कि नहीं, वो आपको देखना है। और आज हमें सलाह देने वाले बहुत से लोग हैं। सोशल मीडिया में बैठे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स, डिजिटल मीडिया और बहुत कुछ। और इन सब के शोर के बीच में सच कहीं छुप जाता है। बार बार बोला गया झूठ सच से ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। और पर इन सब का शेयर मार्केट से क्या लेना देना है? लेना देना बहुत सीधा है। यदि आपने किसी कारणवश शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं और आप नुकसान का सौदा करते हैं, तो किसी और का फायदा इसमें होता है। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार में आए आईपीओस की। हमारे साथ है राजीव रंजन सिंह जी। राजीव रंजन सिंह फॉर्च्यून मीडिया के डेप्यूटी एडिटर हैं और वे राजीव रंजन सिंह जी, नमस्कार। मैं आपका नमस्कार। इंट्रोडक्शन यहाँ दे रही थी। राजीव रंजन सिंह जी फॉर्च्यून इंडिया के डेप्यूटी एडिटर हैं। वे स्टॉक मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स कवर करते हैं। इसके अलावा भारतीय इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब पे बहुत गहराई से जानकारी रखते हैं और साथ में बहुत कुछ। तो राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3 सालों में जो आईपीओस की एक बाढ़ आई है, उसका क्या कारण है और इसमें फायदा किसका होता है? देखिए, पहले तो जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में एक मेटाफर यूज़ किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टॉक मार्केट जो है, लोग इसे कामधेनु और कल्पतरु का मिला-जुला स्वरूप जो है, वो मानने लगे हैं। तो वाक़ई में कामधेनु गाय समझ रहे हैं लोग, ना केवल स्टॉक मार्केट बल्कि आईपीओ मार्केट को भी। और आपने जैसे कि सवाल किया कि भई इसमें फ़ायदा किसका है? तो पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आईपीओ में शेयर का आवंटन कैसे होता है। तो मान लीजिए यदि 100 शेयर्स आईपीओ में कोई कंपनी प्रेज़ेंट करती है, तो उस 100 शेयर्स में से 35 शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब वो लोग आपके और मेरे जैसे जो 2 लाख से कम की आईपीओ एप्लीकेशन करते हैं। जो 2 लाख से 10 लाख की बीच में आईपीओ की एप्लीकेशन करते हैं शेयर्स के लिए, वो एचएनआई कैटेगरी 1, हालाँकि एनएनआई बोला जाता है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको बोला जाता है। तो ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 यानी स्मॉल जो एनएनआईज़ हैं, इनके लिए 5% जो शेयर्स हैं, जो आईपीओ में निकलते हैं, वो रखे जाते हैं। और जो कैटेगरी 2 है, जो 10 लाख से ऊपर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनके लिए 10% शेयर जो है ऑफर जो किए जा रहे हैं वो रखे जाते हैं। तो यानी 100 में से 35 शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 5 शेयर एचएनआई स्मॉल कैटेगरी या एनआईआई स्मॉल कैटेगरी के लिए और 10% एनआईआई बिग कैटेगरी के लिए। तो ऐसे 50% तो आपके निकल गए।
अब जो बचे 50% वो रखे जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। ये 50% का 60% जो है वो जाता है एंकर इन्वेस्टर्स को, और जो बचा हुआ 40% है ये 50% का, यानी टोटल ऑफर्ड शेयर का 20% वो जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को। अब एंकर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स में क्या अंतर है? एंकर इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपनी मन मर्जी मुताबिक शेयर्स जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं। यानी किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन को जो एज एन एंकर इन्वेस्टर आता है उसको अपने हिसाब से कितने शेयर्स देने हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करता है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स जो हैं वो बिडिंग करते हैं, जो आईपीओ का प्राइस बैंड रहता है उसके बीच में वो शेयर्स के लिए बिड करते हैं। ओके, तो एंकर इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर ये दोनों में म्यूचुअल फंड हाउसेस और तमाम तरीके के हेज फंड, फैमिली ऑफिसर्स सब अप्लाई कर लेते हैं, मतलब कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वो सब अप्लाई करती हैं। अब आईपीओ का झोल क्या है ये आप समझिए। आईपीओ का जो मेन झोल है वो ये है कि आप सुन रहे होंगे पिछले 2 4 5 6 महीनों से या 1 1.5 साल से कि आपका आईपीओ जो किसी कंपनी का मान लीजिए आ रहा है तो वो 40 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, 50 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, 20 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। यानी यदि 100 शेयर्स रखे गए हैं तो 20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी 2000 शेयर्स की डिमांड आई है। तो सवाल ये होता है कि जब इतने सारे शेयर्स की डिमांड हो रही है तो फिर ये एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी की जरूरत क्या है? ये क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को दिया जा रहा है ये अधिकार बोल लो कि वो अपने मन मुताबिक किसी भी इन्वेस्टर को शेयर दे सके? जब शेयर्स मतलब की डिमांड इतनी ज्यादा है, शेयर्स की डिमांड नहीं रही तो समझ में आता है, शेयर्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि 20 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, 30 टाइम्स हो रहा है, 40 टाइम्स हो रहा है। अब ये कौन एंकर इन्वेस्टर्स हैं? ये मॉरिशस बेस्ड फंड है, कहाँ है, यूएस बेस्ड फंड है, क्या है, कुछ जेन्युइन है, कुछ का नाम भी किसी ने नहीं सुना रहता। जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मतलब अगर आप एंकर इन्वेस्टर हैं, सॉरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और हम्म, आप मुझे पहचानते हैं, तो आप मुझे भी शेयर्स जी दे सकते हैं। कंपनी पूछने बिल नहीं जाएगी या कोई पूछने नहीं जाएगा कि मतलब ये कौन है, इन्हें क्यों पहले शेयर्स मिले। हाँ, तो आप यदि इंस्टीट्यूशन है, मतलब एज एन इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, बट एज एन इंस्टीट्यूशन यदि आप मॉरिशस बेस्ड फंड है, सिंगापुर बेस्ड फंड है और आप रजिस्टर्ड है इंडिया मतलब सेबी के साथ में, तो आप एज एन एंकर इन्वेस्टर आ सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं तो है, वो कोई वो नहीं पूछ। बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? तो वही मतलब बात हमारे जो लिए आपका। बड़ी बात होगी, वो जो बड़े गेम्स करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखिए अगर आप देख अगर इंस्टीट्यू अगर आप इफ यू आर एन इंस्टीट्यूशन, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने ही मामा चाचा किसी के थ्रू मॉरिशस बेस्ड कोई कंपनी खोल ले। मॉरिशस जी या इस तरीके के जगहों पे तो वैसे भी बहुत इजी है कंपनीज खोलना। वो तो चाहते ही जी हैं कि इस तरीके की कंपनीज खुली रहे हमारे जी इधर। जी उनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जी। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि आईपीओ का झोल क्या, आगे भी आपको समझाते जाऊंगा। देखिए आईपीओ में ये है, यदि शेयर्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स यदि सब्सक्राइब हो रहा है, तो आप ये पूरे जो शेयर्स ऑफर हो रहे हैं उसका 30% जो शेयर्स एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा जा रहा है, जहां अपने विम्स एंड फैंसीज से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स किसी को भी शेयर्स दे दे रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो क्यों अलाउ हो रहा है? ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। आप अलॉटमेंट कर दे रहे हो एंकर इन्वेस्टर्स को, और ये 30% बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है? तो एक तो ये चीज हुई, ये इसके ऊपर में सेबी ने और बाकी लोगों ने एक्शन लेना चाहिए। मुझे तो कोई आर्टिकल भी नहीं दिखता, ना मुझे इसके बारे में कोई सवाल करते हुए नजर आता है कि भाई ये 30% एंकर, ये एंकर इन्वेस्टर की कैटेगरी आपने क्यों बनाई है? नाम दिया गया था इसको एंकर के शेयर्स, ये आईपीओ को एज एन एंकरेज प्रोवाइड करेगा, एंकर प्रोवाइड करेगा, एक दिन पहले इनको अलॉटमेंट होता है। पर ये सब फंडे तब थे जब शेयर मार्केट में ज्यादा लोग आते नहीं थे। आज तो 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं शेयर्स। तो आज की डेट में एंकर इन्वेस्टर की क्या जरूरत है? और क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के विम्स एंड फैंसीज पे आप छोड़ दो कि वो जिसको मर्जी हो उसको शेयर्स अलॉट कर दे? जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं, बोलिए।
क्या ये शेयर्स वाकई में इतने सब्सक्राइब हो रहे हैं? वो भी एक सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि मतलब सही में लोग इंटरेस्टेड हैं इतना सब्सक्राइब करने में? क्या क्या माजरा क्या है? देखिए, 1000 रिटेल इन्वेस्टर होने चाहिए अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हैं तो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस भी अगर भर के शेयर्स मांग ले, मान लीजिए 50 शेयर्स अवेलेबल हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स को और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स के लिए रखे गए हैं, और 3 इंस्टीट्यूशंस आ जाए और वो बोले कि हम तीनों को 100 चाहिए, यानी आईपीओ साइज के बराबर का, तो 3 टाइम्स तो इन्होंने ही सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। अब आपके रिटेल में जो HNI 2 कैटेगरी में आ रहे हैं, HNI 2 कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर आप कितना भी कर सकते हो। तो भाई आपने, किसी ने 25 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 1 करोड़ ऐसे अप्लाई किया, तो वो भी आपको नजर आता है, ठीक है। रिटेल जो है, सिर्फ रिटेल सेगमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ा आईपीओ कितना विश्वसनीय है और कितना सफल है, इसको, इसका पैमाना एक हद तक मैं मानता हूं कि ये रिटेल है। पर रिटेल में भी ऐसा है, आप देखेंगे एलआईसी के आईपीओ में हुआ था या पहले आईपीओ में हुआ था कि रिटेल के नाम पे बहुत सारे बोगस एप्लीकेशन हो गए थे। 70% बोगस एप्लीकेशन भी हुए हैं कुछ आईपीओ में। तो यानी जिन रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम पे भरा गया फॉर्म, उनको पता ही नहीं है कि हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद में सेबी ने रूल चेंज किया है। तो ये सब लोगों को पता नहीं है, झोल, बहुत सारे झोल इस तरीके के आए हैं। तो ये जो एडवर्टाइज किया जाता है कि इतना परसेंट सब्सक्राइब हो गया, इतना टाइम सब्सक्राइब हो गया, इस, जी आप कुछ पूछ रहे हैं? मतलब इसी से मिली-जुली मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मार्केटिंग में एक फंडा होता है। वो होता है पीयर रेफरेंसेस, रिव्यूज़ वगैरह का। अगर मेरे आस-पास के लोग अगर कोई चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे और लोग इस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो मेरा विश्वास उसके ऊपर बढ़ता है, बजाय एडवर्टाइज़िंग के। तो इसीलिए जी रेफरेंसेस और रिव्यूज़ पे इतना ध्यान दिया जाता है आजकल। बट ये मतलब अलग ही दिख रहा है कि अगर बताया जाए कि भाई 10,000 लोग फलाना आईपीओ लेने के लिए आतुर हैं, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में भी आएगा कि भाई ये 10,000 लोग पागल तो है नहीं, मेरे ही जैसे लोग हैं तो मैं भी लूँ। सो जी कुछ इस तरीके की चीज़ करने की कोशिश है, क्या है? नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, वही तो है। ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, आईपीओ जो है बड़ा खर्चीला एक्सरसाइज है। मैसिव अमाउंट पे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में खर्च किया जाता है, और एक मतलब आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है कि देखिए इतने लोग आपसे पहले आके वो सब्सक्राइब कर गए हैं, तो फोमो जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप जो है मिस कर जाओगे बस को, आप अप्लाई कर दो अभी तुरंत। तो ये पूरा फोमो के ऊपर में, ये देखिए शेयर मार्केट जो है, ये बहुत कुछ साइकोलॉजिकल गेम है। इसलिए बिहेवियरल साइंस करके एक बड़ा अपने आप में एक अलग ब्रांच निकल के आया है। इनफैक्ट काफी सारे टेक्निकल एनालिस्ट आज की डेट में अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट बुलाना जो है पसंद नहीं करते। वो अपने आप को बिहेवियरल एनालिस्ट या बिहेवियर साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि आईपीओ मार्केट के अंदर में जो सबसे बड़ा झोल है, वो आज की डेट में है एंकर इन्वेस्टर नाम की ये जो कैटेगरी है, जिसको 100 में से 30 शेयर यानी 30% शेयर जिनके लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। ये एक तो सबसे पहले आरक्षण अपने आप में एक खराब चीज है, चाहे जहां पे भी हो, जिस भी तरीके का हो, महिला आरक्षण हो चाहे कोई सा भी आरक्षण हो, जहां पे भी आरक्षण आया वहां पे विम्स एंड फैंसीज जो है वो किसी के हाथ में आ जाते हैं और उसके हिसाब से काम होता है। तो ये आरक्षण वाली चीज तो खत्म ही कर देनी चाहिए। ये आरक्षण का, किसी आरक्षण का कोई एक बेसिस भी होना चाहिए। आप ऐसे टाइम में क्यों 30% शेयर रख रहे हो जब 30 टाइम्स 40 टाइम्स जो है आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं? ये तब के लिए नियम कानून थे जब आईपीओ मार्केट में कोई आता नहीं था। आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि आईपीओ मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और ये आईपीओ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये मैं आगे आपको जवाब दूंगा। जी आप अपना अगला सवाल पूछ सकती हैं। तो राजीव जी, ये जितने भी आईपीओज आए हैं, ये एक ट्रेंड है कि मैक्सिमम आईपीओज जो है वो प्रीमियम लिस्टिंग हुई है इनकी। मतलब अगर शेयर 100 रुपए का है तो 100 रुपए के ऊपर ही पहले दिन जो है ट्रेड किया है, राइट? सो और कई देखिए, कई शेयर्स जो है। इस साल जो है, इस साल यानी अप्रैल, इस कैलेंडर ईयर में यानी अप्रैल 1 2023 से लेके अभी नवंबर एंडिंग तक जो है,
77% शेयर्स ऐसे हैं जो आईपीओ में आए हैं जो प्रीमियम लिस्टिंग जिनकी हुई है, ठीक है। तो और उसमें से भी 1/3 ऐसे हैं, 27 से 28% ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग 50% के ऊपर हुई है। अब ये एक अलग झोल है, यानी 100 रुपए रखा गया आईपीओ का प्राइस, तो उसकी लिस्टिंग हुई है 150 रुपए के ऊपर, 50% एंड अबव। तो अब ये क्या झोल है? देखिए, यदि आप एज ए ब्रोकर मेरा घर बिकवाते हो 1 करोड़ में, और मेरे बाजू में वाला एकदम मेरे जैसे ही घर कोई दूसरा आदमी खरीद लेता है 1.5 करोड़ में, तो मैंने तो आपके ऊपर चिल्लाना चाहिए कि आपने मेरा घर सस्ते में बिकवा दिया। तो ये प्रमोटर्स जिनके शेयर जो हैं वो आईपीओ में खुल रहे हैं 50% 60% ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ना डांटते हुए बल्कि खुशी क्यों मनाते हैं? और दूसरी बात कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो इतने ऑफ मार्क चल रहे हैं, जो खुद ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्रीम ऑफ क्रीम है, बेस्ट ब्रेन्स जो रहते हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म में जब शेयर किसी आईपीओ में किसी शेयर के प्राइस का निर्धारण करना है, उस टाइम में वो इतना गलत निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर 150 रुपए उसको मार्केट देने के लिए तैयार है, तो वो उसका 100 रुपए में क्यों वो उसका आईपीओ प्राइस लेके आ रहे हैं? इसका मतलब है कि वहां भी कुछ झोल है, ठीक है। हाँ, ऐसे व्यक्ति प्रमोटर को को काम, 100 रुपए में देखिए, शेयर अगर बेचे ये हैं। चीज अमेरिका में होगी तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को काम नहीं मिलेगा। ये इंडिया का ही मार्केट एक ऐसा है कि 70% 80% आईपीओ जो है वो प्रीमियम लिस्टिंग कर रहे हैं। एक बार हो, 2 बार हो, 5 शेयर हो, 10 शेयर हो, 15% हो, 10% हो, समझ में आता है। 70 75 80% शेयर जो मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं वो प्रीमियम लिस्टिंग हो रही है, और उसमें से 50% के ऊपर जो है वो 50% के ऊपर खुल रहे हैं। तो इतना ऑफ मार्क कैसे रह सकता है? जी जी, आप कुछ बोल मैं रही थी, मैं सॉरी। आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगी। जी ये मैंने इस साल के आईपीओज लिए नहीं है क्योंकि इस साल अभी तो मतलब पूरा भी नहीं हुआ साल। 2020 21 21 22 22 23, ये 3 सालों में जितने भी आईपीओज आए हैं वो ब्लू कलर में आपको दिखेंगे। अब इनमें से जो ऑरेंज कलर वाले हैं वो उनकी प्रीमियम लिस्टिंग हुई है, तो आप देखेंगे मतलब आप जो बोल रहे हैं कि 70% से ऊपर कम से कम ये चल रहा है, राइट? ऑल ऑफ देम आर अबव 50% जिनकी प्रीमियम लिस्टिंग हुई है। अब मजेदार बात ये है कि अब ये जो ग्रे कलर में जो शेयर्स है, ये लिस्टिंग प्राइस से इनका प्राइस आज की डेट में नीचे आ चुका है। ये नवंबर 30th के प्राइसेस हैं। तो इनकी इनका जो प्राइस है लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ चुका है। और जो येलो कलर में जो शेयर्स हैं वो ऐसे शेयर्स हैं जिनकी की प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी और आज वो अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जैसे 2020-21 में 6 ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो अपनी लिस्टिंग प्राइस के नीचे हैं। उसमें से 6 में से 5 शेयर वो है जिनकी प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी। जी, अब आपको 2021-22 मैं में एग्जाम्पल्स बताता हूं। नायका, आप नायका देखिए, नायका का प्राइस जो था वो 2001 रुपए पे खुला, जबकि उसका आईपीओ प्राइस जो था यानी लिस्टिंग 2001 रुपए पे हुई, 78% अबव इट्स आईपीओ प्राइस। आज वो अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे है। ऐसी साइगाची इंडस्ट्री करके एक कंपनी है, वो आप देखिएगा, वो भी काफी नीचे है, 90% नीचे अपने आईपीओ प्राइस से। ऐसी कैमकॉन स्पेशलिटी देखिएगा, अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे। तो ऐसे आपको बहुत कंपनीज मिल जाएंगी जो अपने मेरा आईपीओ कहना प्राइस से भी नीचे चली गई हैं, और इनकी लिस्टिंग प्रीमियम पे हुई थी, बहुत ऊपर लिस्टिंग हुई थी इनकी। जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना ये है कि इन कंपनीज का समझ में आता है जिनको मार्केट ने भाव नहीं दिया। ये तो वो कंपनीज थी जिनको मार्केट ने भाव दिया, प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है और आज जी वो लिस्टिंग प्राइस के नीचे। और आप जो इशू प्राइस की बात बोल रहे हैं वो भी है। ये जो ग्रीन में है ये इशू प्राइस के नीचे चल रही है कंपनीज। और ये जो ब्राउनिश जो कलर है, जैसे आप 22-23 के देखिए, 6 कंपनीज ऐसी हैं जो इशू प्राइस के नीचे चल रही हैं। उसमें से 3 कंपनीज वो है जिनकी प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी। फिर जी बाकी 3 का तो मैं समझ सकती हूँ कि मार्केट ने उन्हें भाव नहीं दिया। ये 3 को तो मार्केट ने बहुत भाव दिया है तभी प्रीमियम लिस्टिंग हुई है। अब ये अपनी इशू प्राइस से भी नीचे आ गई है। मतलब लिस्टिंग अगर 150 पे हुई है, 100 रुपए का अगर शेयर है, और आज जो है वो 100 रुपए के नीचे चल रहा है।
और सबसे ज्यादा जो है इस तरीके का झोल जो दिखता है वो 2021-22 में, जिसको कि आईपीओ, ईयर ऑफ द आईपीओ बोला जाता है। ईयर ऑफ द आईपीओ में आप देखिए 21 कंपनीज अपने इशू प्राइस से नीचे चल रही हैं, जिसमें से कि 11 वो है जिनकी प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी। मतलब जी 50% के ऊपर वो कंपनीज है जो प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी, जिनको मार्केट ने विश्वास दिलाया था। मतलब जिनके ऊपर मार्केट को विश्वास था तभी ये प्रीमियम पे लिस्ट हुई है। और आज वो जो है अपने इशू प्राइस से भी नीचे चल रही है। मतलब कितना भयानक नुकसान। जिनको भाव नहीं दिया देखिए, उनका तो समझ में आता है। जी यही तो झोल है आईपीओ मार्केट में। आज की डेट में आईपीओ मार्केट कंप्लीटली सट्टा बाजारी में कन्वर्ट हो गया है। लोगों को मालूम है कि भाई एक हफ्ते के अंदर आईपीओ खुल जाएगा, वो उधार मांग के यहां से वहां से कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके अप्लाई कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि लिस्टिंग के ही दिन हमको 20%, 25%, 50% के ऊपर रिटर्न मिल सकता है, तो क्यों ना हम आईपीओ में अप्लाई करें। तो ये पूरा सट्टा बाजारी चल रही है। जो 30, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स जो आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, है ना, इतने टाइम्स आ रहे हैं आईपीओ एप्लीकेशन के लिए, ये वही लोग हैं जो सट्टा बाजारी में विश्वास रखते हैं। आईपीओ मार्केट का मेन उद्देश्य क्या था कि भाई जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज हैं जिनको अपने बिजनेस रन करने के लिए पैसों की, कैपिटल की जरूरत है, वो आईपीओ मार्केट में और कैपिटल रेज करें। आज की डेट में वो मूल उद्देश्य गायब हो गया है। आज की डेट में आईपीओ मार्केट अपने आप में ट्रेडिंग का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। दूसरी बात, पूरा आईपीओ मार्केट जैसे देश चल रहा है कथावाचन पे, कहानियां सुना सुना के, वैसे पूरा आईपीओ मार्केट कहानियों के बल पे चल रहा है। कहानियां सुनाई जा रही है, कहानियां बेची जा रही हैं, सपने बेचे जा रहे हैं। और सपने बेच के जो है ये आईपीओ के प्राइसेस को जो है लिस्टिंग 50 टाइम्स, 80 टाइम्स, इस तरीके से, यहां तक कि 100% के ऊपर भी, टाइम्स नहीं सॉरी, 100% के ऊपर भी लिस्टिंग हुई है। और जी मतलब ऐसे बहुत सारे आपको शेयर मिलेंगे कि 100 रुपए का प्राइस रखा और 201 रुपए पे खुले हैं वो, तो 100% के भी ऊपर लिस्टिंग हुई है। तो ये तो तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क उठाता है कि भाई आपने इतना कम कैसे इश्यू प्राइस रखा। इनको तो दूसरा कोई काम नहीं मिलेगा। अगर ये कोई मैच्योर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उतरे और इस तरीके के काम करें तो इनको तो कोई धंधा नहीं देगा, इनको कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर को कोई काम नहीं मिलेगा। तो ये सेबी और मादनीपुरी बुच और पूरा मादनीपुरी बुच का विजिलेंस डिपार्टमेंट ये क्या कर रहा है, इनको नजर रखने की जरूरत है कि ये जो झोल चल रहे हैं इस झोल को रोके, आईपीओ के मार्केट को सट्टा बाजारी में कन्वर्ट होने से रोके। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को क्वेश्चन करें कि भाई आपके जो प्राइसेस हैं वो इतने नीचे कैसे आ रहे हैं लिस्टिंग प्राइस के। इनको ये वापस से इस चीज की गहन अध्ययन करना चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर जब इतने टाइम सब्सक्रिप्शन और आईपीओ प्राइसेस का, तो ऐसे टाइम पे एंकर इन्वेस्टर करके कैटेगरी रखने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। ये सब आईपीओ के झोल हैं और ये जब तक झोलों को दूर नहीं किया जाएगा फेयर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं आएगा। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी मुझे ये चीज समझाइए कि अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, मैंने अप्लाई किया हुआ है नायका जैसे शेयर के लिए, ठीक है। जी अब पहले दिन अगर शेयर जो है ऊपर जाता है और मुझे अगर शेयर अलॉट हो जाता है आईपीओ के प्राइस पे, तो मैं तो फायदे में हूं। जी तो ऐसे तो बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनकी लॉटरी लगती है। जी पर और हमारा फायदा बहुत छोटा होता है क्योंकि हम दो मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स जो है 2 लाख से नीचे का ही आईपीओ खरीद सकते हैं, राइट। तो हमारा फायदा बहुत छोटा होता है। और पर ये जो एचएनआई कैटेगरी है, मतलब जितना आप ऊपर बढ़ते जाते हैं उतना जो है आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है शेयर, मतलब आपका एप्लीकेशन आबर्ट दिन में। ओके होने का, राइट। तो हाँ अगर आबर्ट मैं दिन। एचएनआई कैटेगरी में हूं जिसने 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से 10 लाख के बीच के शेयर्स लिए हैं, तो मेरा मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ऐसे लोग कम होंगे मार्केट में। फिर अगर 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में मैं जाती हूँ, जो एचएनआई, जो भी कैटेगरी है एनआईआई, जो 10 लाख के ऊपर पैसा लगा रहे हैं एक आईपीओ में, करोड़ लगा रहे हैं, तो ऐसे लोग तो बहुत कम है। और ऐसे लोग शायद वो आम इन्वेस्टर्स तो नहीं है जिन्होंने नया नया डीमेट अकाउंट खोला होगा। पता नहीं, ये मतलब ये तो खास इन्वेस्टर्स है जो कि शायद स्टॉक मार्केट में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। तो क्या मतलब ये जो है ये इतना ज्यादा जो मतलब यूफोरिया जो फैल रहा है, बेसिकली इसका फायदा रिटेल को पता नहीं कितना हो रहा है, पर क्या ये कुछ एक खास तबके को बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। अब जैसे आपने एंकर इन्वेस्टर्स की बात की, तो वहां पे तो क्लियर ही है कि मुझे तो शेयर मिलना ही है अगर मैं मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड हूँ इस सिस्टम में।
तो सिस्टम में जो पहले से बने हुए लोग हैं, क्या उनको ज्यादा मतलब फायदा है रिटेल के आने से, या रिटेल को बिल्कुल, थोड़ा बहुत? बिल्कुल आपने एकदम सही बात को पकड़ा। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली तो ये है कि आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स 35% है, ठीक है, जिनको मिलता है। तो ये 35% अगर बहुत हाई लिस्टिंग हुई तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बेच के निकल जाए, बट इनसे खरीद कौन रहा है? इसे खरीद आपके मेरे जैसे दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इस लालच में खरीद रहे हैं कि अरे आईपीओ के प्राइस को तो ये तो 50% ऊपर खुला है, तो हो सकता है एक हफ्ते बाद ये 100% ऊपर चला जाए। पर हो सकता है एक हफ्ते बाद वो 100% ऊपर ना गया, 50% जो ऊपर गया तो घट के 25% पे आ गया। तो रिटेल इन्वेस्टर को रिटेल इन्वेस्टर्स ही रिप्लेस कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई ऐसा जाके कोई हेज फंड या कोई फैमिली ऑफिस नहीं कर रहा है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो ये हवा बनाया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये भी सवाल किया कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर के ऊपर तो प्रमोटर चिल्लाएगा कि मेरा शेयर 150 रुपए अगर मार्केट वैल्यू कर रहा था, तुमने 100 में क्यों बेचा? प्रमोटर चिल्लाते नहीं है। क्यों नहीं चिल्लाते? क्योंकि आईपीओ में तो वो सिर्फ अपना 10%, 15% या 20% ही शेयर ऑफर कर रहे हैं। 80% तो उनके पास अभी भी है ना। तो ये 10% का वैल्यू, अगर प्राइस अगर 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, तो उनका वैल्यू जो है, जो 80% शेयर जो उनके पास में अभी भी बचे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली उतना बढ़ गया। अब इन शेयर्स को प्लेज करके कुछ भी करके वो बैंकों से लोन ले सकते हैं, है ना। ये जितने भी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं इंडिया में, आप इनको देखिए, हाल फिलहाल में जो स्कैम्स हुए हैं उसमें क्या मॉर्टगेज रखा है इन लोगों ने। इन लोगों ने अपने शेयर्स को या मॉर्टगेज रखा है। वो जो एक नीरव मोदी चले गए, नीरव मोदी। उनके जो मामा मेहुल चौकसी, उन्होंने क्या गीतांजलि जेम्स के शेयर्स को गिरवी रखा था। ऐसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस, आप कोई से भी जो हाल फिलहाल के दिनों में जो स्कैम हुए हैं, आप ये देखिए कि वहां स्कैम में शेयर्स को प्रमोटर्स गिरवी रखते हैं बैंकों से लोन उठाने के लिए। तो बेसिकली ये पूरा घालमेल जो हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। एक तो अपना मार्केट कैप उनका बढ़ जाता है, मार्केट कैप बढ़ जाता है तो मिलीनियर बिलीनियर लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं, मान सम्मान हो जाता है, सोसाइटी में एकदम से आपके जलवे हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपको बैंकों से लोन लेने में बहुत मदद होती है, क्योंकि आपको मालूम है आपके शेयर का वैल्यू 100 रुपए है, बट मार्केट उसको प्राइस कर रहा है 1000 रुपए पे। तो बैंक 500 रुपए उसका कोलेट्रल मान के और आपको लोन दे दे रहा है। तो आप ये समझिए, ये पूरा घालमेल जो है, ये पूरा सिस्टम जो है, इसकी ओवरहॉलिंग होना जरूरी है। लोग जो है वो बड़े खुश हैं, थोड़ा बहुत उनको फायदा हो रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख बना ली, बहुत हुआ तो आईपीओ मार्केट से। बट इसके जो लॉन्ग टर्म जो इसके खामियां हैं, ये बुल रन है। और बुल रन में भी आपने अपना ग्राफ दिखाया, जब मार्केट ऑल टाइम हाई है तब कितने सारे शेयर्स अपने आईपीओ प्राइस से नीचे है। तो आप सोचिए, यदि मार्केट में तबाही आ गई, यदि बियर फेज में मार्केट चला गया, तो इन शेयर्स की क्या हालत होगी? आप जरा बस सोच के देखिए। और मैंने लास्ट टाइम के आपके प्रोग्राम में कमेंट्स पढ़े थे। कमेंट्स में लोगों ने बोला है कि मैं गलत सलाह दे रहा हूं, शेयर मार्केट में एंटर नहीं करो। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप शेयर मार्केट से दूर भाग जाओ, पर हर चीज का एक वैल्यू होता है जब आपको एंट्री करना चाहिए, ठीक है। और एक एसेट एलोकेशन नाम की चीज होती है। यदि आपके पास में 100 रुपए, तो पूरे 100 रुपए आप शेयर मार्केट में मत झोंकिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि भाई ये लेवल जो है, ये मार्केट में एंट्री करने का नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि शेयर मार्केट जो है वो रिटर्न्स नहीं देता। अगर ऐसा होता तो मैं खुद अपने पैसे नहीं लगाता, राइट। पर मार्केट के अंदर में घुसने का एक समय होता है, और आज की डेट में वो समय नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। इक्विटी रिस्क प्रीमियम और काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं जो अभी ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कि क्या पैरामीटर्स, क्या गॉज आपको रखने चाहिए नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट या कभी आगे के वीडियोस में। जी प्राप्ति जी। तो बस इसी के दो दो तीन कंक्लूजन्स जो मैंने आपकी बातों से निकाले, आई जस्ट सम अप। पहला तो ये कि मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्यादे के रूप में काम आ रहा है आईपीओ के मार्केट में, राइट। क्योंकि और आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये रिटेल जो बढ़ा है वो मतलब रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद ही सबसे ज्यादा आईपीओज आए हैं,
है ना? तो ये जैसे है ना 2021-22 सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसी समय पे घुसे थे और सबसे ज़्यादा आईपीओज़ भी इसी दौरान आए हैं और अभी फिर आ रहे हैं। तो ये रिटेल के यूफ़ोरिया को यूज़ करके जो है मार्केट मतलब अपना फ़ायदा भुना रहा है। ऑफ कोर्स इसमें कई और लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा और दूसरा ये कि इसमें एक रिटेल के कारण जो है रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण एक बहुत बड़ा जो तबका है जो बहुत धनवान तबका है मतलब हमारे लिए तो बहुत धनवान ही होगा अगर वो एक आईपीओ में मतलब 25 लाख से लेके 4-5 करोड़ लगा देते हैं या 25 करोड़ लगा देते हैं तो तो ऑब्वियसली मतलब आपके पास जितना पैसा है उतने से ही आप पैसा बनाओगे लेकिन एक आम रिटेल इन्वेस्टर शायद मतलब उसको पर्सनल लोन लेना पड़े शायद इसीलिए पर्सनल लोन्स भी बढ़ रहे हैं मार्केट में। तो इन कंक्लूजन बस यही है कि हम शायद कहीं न कहीं प्यादे बन रहे हैं और हमें ये सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि आप किस स्टेज में एक आईपीओ में घुस रहे हैं। मतलब आपका अगर एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उसके साथ आगे जुआ खेलने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में उन इन शेयर्स का हश्र भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आगे इसी तरीके की चर्चाएँ हम आपसे करते रहेंगे राजीव जी। थैंक यू सो मच आज अपना समय देने के लिए और आप सब दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें देते रहिए, सुझाव देते रहिए, तो हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा और और यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्टली आप मेल मुझे कर सकते हैं rajiv16@gmail.com पे rajiv rs16@gmail.com। जी ये लिंक राजीव जी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे कि लोगों को आप तक पहुँचने में आसानी हो। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड एवरीवन। थैंक यू।